मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विल जाइस एकेडमी 25 दिसंबर 2023। आज एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके नाम पे और किस डे से आज इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इश्यूज है, ISIS का मॉड्यूल जो है वो फाउंड हुआ है इंडिया के अंदर। ये एक अपने आप में चौंकाने वाली न्यूज है। NIA ने इसके ऊपर वर्क करते हुए 44 लोकेशन पे रेड करी, महाराष्ट्र और कर्नाटका के 50 लोगों को भी अरेस्ट किया है। ये जो चैलेंज है ये अपने आप में नॉर्मल चैलेंज नहीं है। रीज़न, महाराष्ट्र की जो लोकेशन है वो कोई स्ट्रैटेजिक नहीं है। इट मीन्स कि वो किसी नेबर कंट्री के साथ डायरेक्टली बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा। वो जो एरिया है बांग्लादेश में होता, JNK में होता, नॉर्थ ईस्ट में होता, तो वो एक बात समझ में आती है। लेकिन महाराष्ट्र में हो रहा है और वो भी थाने के अंदर जो पड़गा बोरीवली के अंदर ये विलेज है, ये पूरा का पूरा गांव जो था ये ISIS के अकॉर्डिंग चल रहा था और शरीयत कानून के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा था। अब इंडिया में तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ रिलीजियस लॉ तो है ही नहीं, ये कैसे गवर्न हो रहा है, एक सवाल। दूसरा, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग, रेलवे का क्लर्क है वो गलत तरीके का बिल यूज़ करके वो पैसा फंड करना चाह रहा है, ISIS को देना चाह रहा है, ये सोचने वाली बात है। तीसरी बात, लोग क्या कर रहे थे, जो सराउंडिंग के, तो सिविल सोसाइटी का जो रोल है, लोगों की सेल्फ अवेयरनेस है वो कैसी है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स होकर कैसे लोग सोच रहे हैं चीज़ों को, ये देखने की ज़रूरत है। एक और बात इसके साथ आती है कि जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं, जो चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो चाहे स्टेट पुलिसिंग हो, क्या कर रही है वो, ये भी यहाँ देखने की बात है। और ओवरऑल अगर देखें सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, सेंट्रल की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये बात नहीं पकड़ में आ रही है, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। तो यहाँ हम टॉप टू बॉटम देखें तो हर जगह से हमारे फेल्योर देखने को मिल रहा है। आपके एथिक्स, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, सबसे ये कनेक्ट होता टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये टॉपिक कनेक्ट हो रहा है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। और एक मेजर चीज़, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। कभी भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो, ये एक तो एक छोटी सी एक एग्जांपल है, लेकिन ये दिखा रहा है कि हमारी जो फोकस है हमारी लाइफ की, उसका मतलब ये है कि हमारी जो स्कूलिंग है, हमारी जो एजुकेशन है, वो केवल ये दिखा रही है कि हम केवल अर्न करें। हम ये अपनी जिम्मेदारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, ये इससे शो हो रहा है। इस गैपिंग को फिलअप करने की ज़रूरत है। और इस जब भी किसी को इस तरीके की कोई भी चीज़ें, एक्टिविटी दिखे तो प्लीज़ उसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, अब तो तमाम तरीके की चीज़ें। अब देखिए, लोगों को किसी के डूबते हुए या किसी के गिरते हुए वीडियो को वायरल करने का में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन इतने सीरियस इशू के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। एक दिन में तो ये हुआ नहीं होगा, पूरा का पूरा गांव है। चलिए मैंने गांव को छोड़ लिया तो अगल बगल के लोग तो होंगे, तमाम तरीके के लिंकेज। ऐसा तो है नहीं कि किसी वहाँ हर चीज़ की कनेक्टिविटी है। क्या किया जा रहा था, ये छोटी मोटी बात नहीं है और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कंट्री को वहाँ के लोग होते हैं वो बनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। टैंकर विथ इंडियन क्रू हिट बाय ड्रोन इन रेड सी। अब ये कंसर्न क्या है ये देख लीजिए। एक क्रूड ऑयल का टैंकर है, निकलता है वो सऊदी अरेबिया से, एक को रेड सी के अंदर और दूसरे को इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बगल में 400 नॉटिकल मील पे हिट किया जाता है। 2 डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होती है US नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड सेंटकॉम को, और इसके बाद इस 2 में से एक जो होती है वो गेबन फ्लैग क्रूड टैंकर ऑयल होता है, साईं बाबा जिसका नाम है, जो इंडिया की तरफ जा रहा होता है। इसके डिस्ट्रेस कॉल के बाद USS लेबून को भेजा जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और जो इंडिया के अंदर चेम प्लूटो के ऊपर जो ड्रोन अटैक, सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक किया गया, तो इसको लेके इंडिया की जो कोस्ट गार्ड शिप है विक्रम, ये गार्ड करती हुई मुंबई लेके आती है। ये कंसर्न्स हुआ है। इसके ऊपर पेंटागन ये बात कहता है कि जो चेम प्लूटो है, जो सस्पेक्टेड ड्रोन है, वो ईरान का है, और जो गैबन फ्लैग है, जो क्रूड ऑयल टैंकर है, इसके ऊपर हूती ने अटैक किया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रेड सी का रूट, हूती की प्रेजेंस, और अगर इस तरीके का अटैक हो रहा है तो वो क्या चैलेंजेस क्रिएट करेगा। 2015 के बाद जब से हूती की प्रेजेंस यमन के पोर्ट साइड में जो होती है, जो सनाज वाला एरिया है, वहाँ जब से इसकी होती है, उसके बाद से यहाँ जो ये देखिए जो ये एरिया है, यहाँ काफ़ी आपको अटैक देखने को मिलेगा। ये इस अटैक की वजह से अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव गार्डियन करके US ने एक टास्क फोर्स बनाई, जो इस तरीके की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाई गई है। और इसमें एक अभी न्यूज़ ये भी आई है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने नेवी को नहीं डिप्लॉय कर रहा है, वो नेवल शिप अपने नहीं भेज रहा है, ये बात आई है। अब देखते हैं कि ये जो एरिया है, जहां रेड का जो ये एरिया है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि 2.4 ट्रिलियन का जो ट्रेड पास होता है
इस रेड सी से, जहाँ इस तरीके के जो चैलेंज हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। और अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो बाबल मंडेव जो स्टेट है ये 29 किलोमीटर वाइड है, एक नैरो पॉइंट है, 32 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये लिंक करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन से। ये आप देख लीजिए इसकी जो ये लोकेशन। इस चीज़ को देखें, ये देखिए यहाँ यमन को एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्यों मिल जाती है और हुतियों को, ये देखिए ज्योग्राफिकल जो यहाँ तक ये फैला हुआ है और ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा का पूरा हुती जो रेबल्स हैं इनके कंट्रोल में आता है। आखिर हुतियों को चाहिए क्या, वो क्यों इस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं? अभी जो इज़राइल ने अटैक किया हुआ हमस के ऊपर, तो जो HHH हमस, हिजबुल्ला और हुती, इन्होंने एक मिल के इज़राइल को ख़त्म करने की कस्में खाई हुई है। इट मीन्स एक तरीके से सोच लीजिए कि ये पागल से हो गए हैं कि दुनिया अटेंशन इनके ऊपर ले नहीं रही है, तो इस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। इनकी सिचुएशन अगर आप देख लीजिए तो अभी 19 नवंबर को, फिर 3 को, फिर 12 को, फिर दिसंबर के 3, 12, 15, 16 को कंटिन्यू अटैक होते हैं। इसके बाद से जो मेटेरियल शिपिंग कंपनीज़ हैं वो जो जिनके मेनली टैंकर्स यहाँ से निकलते हैं इस एरिया से, उन लोगों ने अपनी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया है। अब जब इस तरीके की सर्विसेज स्टॉप हो रही हैं तो वो हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट है या वर्ल्ड ऑर्डर में एक चैलेंज क्रिएट हो रहा है। दूसरा, जो स्लीपिंग जाइंट है जैसे इंडिया इस एरिया में, अभी वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर वो एक्टिव होगा तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा और वर्ल्ड ऑर्डर पे कई तरीके के चेंजेस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर क्रूड ऑयल अगर नहीं जा पा रहा टाइमली, किसी भी इकॉनमी का फ्यूल बोलते हैं, अगर वो फ्यूल ही नहीं पहुँच रहा है तो इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशंस बढ़ेगा और जो सोशल इम्पैक्ट होंगे, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये एक लार्ज लेवल का जो थ्रेट है वो चैलेंज क्रिएट हो रहा है। ये बात हमको जानने की ज़रूरत थी और बाबल मंडेव को हमें जानने की ज़रूरत थी, इसकी लोकेशंस को हमें समझने की ज़रूरत है। ये भी चीज़ है कि अगर इस रूट से अगर टैंकर नहीं जाएंगे तो कितना पूरा समय लगेगा, पूरा अफ्रीका से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। अफ्रीका से होने का मतलब अराउंड 14 डेज़ का जो टाइम है वो जाता है। इधर से 10% का ये जो रूट है ट्रांजिट करता है ग्लोबल ट्रेड को, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी वाइबल लोकेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आप आगे बढ़ें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी वजह से जो ये पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये सिक्योर नहीं माना जाता। लेकिन रिसेंटली चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, नॉर्मल हो गई थी, अब जाके फिर ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, बड़ी न्यूज़ है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। देखिए, अभी जो हमारे NSA हेड हैं अजीत डोभाल जी, वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में गए हुए हैं। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि इंडिया को इसमें क्या चीज़ें हैं। पहले ये समझ लीजिए कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2011 में इंडिया के द्वारा ही रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन के अंदर एक ट्राइलेटरल इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया था, जिसके जो फाउंडिंग मेंबर थे श्रीलंका और मालदीव और इंडिया, तीन मेंबर रहे। इसके बाद मॉरिशस को भी इसके अंदर हमने ऐड किया। इसके ऑब्जर्वर में है बांग्लादेश और सिचल्स जो है ये ऑब्जर्वर कंट्री में आते हैं। 2011 में इसका फॉर्मेशन किया गया। ये देखिए, ये फॉर्म 2011 में इसको फॉर्मेशन किया गया और अभी 6 NSA की जो मीटिंग है वो हो रही है। मैं जानबूझ के इन फैक्ट्स को आपके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके के छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर भी कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट डाल देती है और हमसे वो गलतियाँ हो जाती है। 2024 के रोड मैप से रिलेटेड इसमें बातें की गई हैं। इसके अंदर हमें प्रमोट करना है सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशंस के बारे में बात रखी जा रही है। चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी स्टेबल नहीं होता और कुछ भी हमेशा परमानेंट सही नहीं होता, वैसी सिचुएशन है। डायनेमिक चेंज होते हैं 2011 के बाद से, जब से BRI आपने नाम सुना होगा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आता है। BRI के बाद इंडियन ओशन के अंदर जो चैलेंज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक को लेके पॉवेट एशिया पॉलिसी जो है 2012 में, इसके बाद अमेरिका भी इसको लॉन्च करता है और वो इंडियन ओशन में भी अपने एशिया के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को या अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में फोकस करता है।
क्योंकि उसे दिखता है कि मल्टीलेटरल जो वर्ड है, स्पेशली देखें तो मल्टीलेटरल का मतलब है कि एक तरफ जब चाइना जहाँ खड़ा हो रहा है इकोनॉमिकली, आर्मी वाइज अगर देख लें तो चाइना अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाता जा रहा है, तो यूएसए के ऊपर एक थ्रेट पैदा कर रहा है। ऑलरेडी रसिया एक उसका राइवल शुरू से रहा, तो ये दोनों तीनों जो कंट्री है एक दूसरे के साथ राइवलरी क्रिएट करना शुरू करती हैं और इसकी वजह से जो कंपटीशन है वो इंडियन ओशन में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी इंडियन ओशन के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इसको सिक्योर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमने इसका फॉर्मेशन किया था। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरा, 2020 के बाद, मीन्स कोरोना का जो टाइम पीरियड है, इसके बाद से इंडिया सीएससी को आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी रिवाइवल और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इसके ऊपर काम करना शुरू करता है और इसके अंदर वो सेचेल्स और बांग्लादेश को भी इसका पार्ट बनाता है, साथ में मॉरिशस को भी इसके साथ ऐड करता है, ताकि पूरा का पूरा इंडियन ओशन का अगर आप मैप देखें तो ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जो आपको दिखेंगे ना, इनकी लोकेशंस, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी आगे इसमें बताया गया है। देखिए, एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इनकी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी, जिसमें बातें लिखी हैं ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफ कर दी, ये चीज़ें हो गई। अब इंडिया यहाँ ट्रेडिशनल पावर है इस रीजन के अंदर, तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना चाहता है, लीडरशिप दिखाना चाहता है, अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को और बेहतर बनाना चाहता है। और इंडिया चाहता है कि इस इंडियन ओशन के अंदर जो सिक्योरिटी रहे वो इंक्रीज़ रहे, ताकि मेनली चाइना को यहाँ काउंटर करने के बारे में बात की गई है, क्योंकि चाइना अगर इंटरवेन करेगा तो हमारे लिए परेशानी वाली बात है। इसके लिए जो लैक ऑफ कैपेसिटी है, जो आयरलैंड है, इनके पास कैपेसिटी नहीं, जैसे श्रीलंका का आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, मॉरिशस का आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, ये इतने मालदीव है तो ये इतने पावरफुल है नहीं, ना इनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फंड है, ना ही इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए, और ना ही इक्विपमेंट प्रोविजंस इनके पास है। तो ये सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे? इंडिया ऑलरेडी काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया हुआ है, फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है, और ह्यूमैनिटेरियन से जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर रही इंडिया की। इकोनॉमिक असिस्टेंट आपने कोविड के समय आपने देखा होगा, और तो हमने यहाँ काफ़ी काम किया हुआ है। तो इंडिया चाहता है कि इस एरिया को और बेहतर एड्रेस किया जाए, और जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, जो आने वाले थ्रेट्स हैं, इनको मिनिमाइज किया जाए। इसी वजह से इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये आपकी पूरी बातें हो गई, यही बात इसमें भी बताई गई है। कुछ एक चीज़ें और हैं जो नेसेसरी कंसिडरेशंस में आएंगी कि हम एंटी चाइना पॉलिसीज़ को किस तरीके से हम रोक पाएंगे। एंटी चाइना पॉलिसी जो है वो किस तरीके से इस पूरे रीजन के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रही है, उससे रिलेटेड इसमें बातें कही गई है कि इंडिया ने सीएससी के अंदर 5 पिलर्स के ऊपर काम किया हुआ है। पहला है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशंस, दूसरा है ट्रैफिकिंग एंड ट्रांजिशनल क्राइम, फिर साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। आपने देखा होगा, चाहे वो नेपाल हो, मालदीव हो, जितने भी अभी वाटर क्राइसिस कंसर्न आया था, इनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट जो आता है, इसमें भी हमने किया। श्रीलंका के ऊपर जो फंड वाली बात थी, हाँ, श्रीलंका अपने डेप्ट में चला गया और हमारी नहीं बन रही थी, फिर भी हमने उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करी। तो ये मेजर इम्पॉर्टेंट मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये ट्रेडिशनली इंडिया की से डोमिनेटेड है, और आप इंडिया के साथ जुड़ के रहेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा। और इंडिया का जो नेचर है वो कोऑपरेशन का है, वो किसी को चीट करने का नहीं है। हम आपको डेप्ट ट्रैप में नहीं डाल रहे हैं, हम आपको आपकी ज़बरदस्ती किसी लैंड का या किसी रिसोर्सेज का यूज़ हम नहीं करेंगे। बस हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ एक म्यूचुअल रिलेशंस बना के रखिए, ताकि जहाँ हमारे रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव बने रहें, और आप भी सेफ रहिए, हम भी सेफ रहें। क्योंकि चाइना की प्रेजेंस अगर हुई, जैसे हम्बन टोटा के में आप देखें तो हम्बन टोटा के अंदर चाइना की प्रेजेंस की वजह से देखिए इंडिया बार बार श्रीलंका को बोल रहा है। इंडिया के इतने फंड देने के बाद भी श्रीलंका इस बात को डिनाई नहीं कर पा रहा। तो इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर वो थ्रेट जो पैदा हो जा रहा है, यही एक बड़ा कंसर्न है। इसी वजह से इंडिया चाहता है कि ऐसी चीज़ें ना हो। इंडिया ने 2022 के बाद से इसमें कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उसको बढ़ाया, ओशनोग्राफर और हाइड्रोग्राफर का भी कॉन्सेप्ट लेके आया, ताकि कोस्टल सिक्योरिटी को और मेंटेन किया जाए। अभी देखिए न्यूज़ आई थी कि मालदीव ने, अच्छा मज़े की बात यह है कि इसमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर मालदीव इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वो इस समय चाइना के साथ में ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। इसके साथ जो हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड जो पैक्ट था 2019 में इंडिया ने किया था,
वो उसने मना कर दिया है। तो अभी ये न्यूज़ आई थी, उस समय भी ये चीज़ें चर्चा में थी। ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ कुछ की पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इंडिया के जो NSA हैं और अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्री NSA के साथ ये चाहते हैं कि कोलैबोरेट किया जाए कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेक्टर सच एज काउंटर टेररिज्म, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और साइबर सिक्योरिटी, इनको बढ़ाने के बारे में बात की गई है। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, चूँकि ये सारी कंट्री, ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा अपोजिशन का एक रोल होगा। तो अपोजिशन, अब इंडिया को ऐसा देख करने की ज़रूरत है कि अपोजिशन के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 2 एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, मालदीव और श्रीलंका। दोनों में अपोजिशन ये कह के आई कि हम इंडिया आउट करके करेंगे। तो इंडिया आउट कर, मालदीव के अंदर तो पूरा इंडिया आउट कैंपेन ही चलाया गया, जो 75 सोल्जर वहाँ थे, जो इंडिया ने जो अपने प्लेन और हेलीकॉप्टर दिए हुए उसके मेंटेनेंस के लिए। तो इस चीज़ को इंडिया को बहुत बच के रहना होगा। इसके ऊपर भी मैंने आर्टिकल आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इंडिया को इस पर क्या करना है, इंडिया का वे फॉरवर्ड जो होगा वो किस तरीके से होगा। इंडिया को एक क्लियर लाइन बनानी पड़ेगी कि किसी भी कंट्री के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन इतने नहीं खराब हो जाएं कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, उसके ऊपर चाइना की वजह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो इसका मतलब है कि उसके नेशनलिज्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए, तभी ये चीज़ें हम कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड ये बातें थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 2-3 आर्टिकल और भी आएंगे, आज तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ड्यू टू टाइम भी। कुछ भी चीज़ें छूटेंगी नहीं, कंटिन्यू रहेंगी चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उतना ही कवर होगा और बहुत ज़्यादा कंटेंट के ऊपर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोस्पेक्टिव और अपने थॉट लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, इस तरीके से इसको समझा जाता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कंटिन्यू विकॉप के ऊपर आएगा, टेलीकम्युनिकेशन बिल हो सकता है आज ही वो आ जाए, प्राइम मैरीटाइम से रिलेटेड भी बातें आएंगी। अभी देखिए, अभी एक नया डेवलपमेंट आया है कि उज्जैन को वर्ल्ड का मिड पॉइंट बोला जाता है। समय की गणना उज्जैन से की जाती थी, इसलिए महाकाल, कालों के भी काल, महाकाल का कॉन्सेप्ट वहाँ से दिया गया। 300 साल पहले तक ये चीज़ें चल रही थी, 300 साल में ये चीज़ें चेंज हो गई। जब वर्ल्ड ऑर्डर के में जब यूरोपीय कंट्रीज आती हैं, फ्रांस का बोलबाला होता है, फिर उसके बाद हमने मैरी टाइम के ऊपर के कॉन्सेप्ट को लिया। फिर चूँकि उसमें ब्रिटेन का बोलबाला था, तो ब्रिटेन के अंदर 50 कॉलोनी आती थी, तो ब्रिटेन ने अपने, जब इंडिया के अंदर सीज, शिप और रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्टिविटी को बढ़ाने की बात आई, तो हुआ कि एक ऐसा टाइम जोन बनाया जाए ताकि सबके साथ कोलैबोरेशन मेंटेन की जाए। तो उसी समय ग्रीनविच का कॉन्सेप्ट आता है और ग्रीनविच का कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सल हो जाता है। तो इसी को रिस्टोर करने के बारे में बात की गई कि इंडिया में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें चला करती थी, तो वो कैसे आएंगी, क्या बातें रही, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और भी कई टॉपिक हैं जो आपको मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एडमिशन्स ओपन है, इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम भी हमारा लॉन्च हो गया है, तो जिसको डेफ से रिलेटेड कोई बात करनी है और कॉन्टैक्ट नंबर पे अपनी डिटेल शेयर करें, बात करें, हम उसकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और डेट टाइम जो भी इंटरव्यू का होगा हम उसे शेड्यूल करके उसे बताएंगे, अपना आके इंटरव्यू दे। पैनल बेहतरीन पैनल है हमारे पास, यूपीएससी के एक्स फॉर्मर मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर चीज़ बेहतर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।